नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे चैनल E2A एंट्रेंस टू एकेडेमिया में। दोस्तों, आज हम सिनेमा पर एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इस सीरीज में हम सिनेमा की चकाचौंध से दूर उसके इतिहास, कला और संघर्ष की परतों को समझने की कोशिश करेंगे। हम उन किरदारों की बात करेंगे जो कालजयी हो गई। हम उन हस्तियों की बात करेंगे जो समय समय पर पर्दे पर अपने सपने को साकार करते हुए आती रही। हम उस दौर की बात करेंगे जहाँ पर सिनेमा ने परिवर्तन देखा, और हम उन कहानियों की बात करेंगे जो वक्त वक्त पर समाज का आईना बनती रही। तो आइए रील को थोड़ा रिवाइंड करते हैं और ले चलते हैं आपको सिनेमा जगत की रोचक दुनिया में। इस कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे देविका रानी पर, जिन्हें फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है। हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए मौजूद हैं राघव, जो JNU से अपनी PhD कर रहे हैं। स्वागत धन्यवाद। है आपका राघव। धन्यवाद। धन्यवाद। राघव, देविका रानी का जन्म 1908 ईस्वी में हुआ। एक ऐसा दौर जहां पर महिलाएं घर से निकलने को भी कतराती थी। वहां पर देविका रानी ने न सिर्फ फिल्मी दुनिया में प्रवेश किया, बल्कि सफलता की ऊंचाइयों को भी छुआ। तो अगर आप हमारे दर्शकों को बता सके कि उनके संघर्ष की कहानी क्या थी, क्या उनके प्रेरणा का स्रोत रही और किस वजह से उन्हें फिल्मों ने आकर्षित किया। देविका रानी की आपने बात की। जैसा कि लोग जानते होंगे कि देविका रानी को फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा बोला जाता है। फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा क्यों बोला जाता है कि देविका रानी ने उस ज़माने में वो साहस का काम किया जो कि आज भी आपको मतलब बहुत सारे लोग उससे प्रेरणा लेके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आज भी जो है बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि आप सोचिए कि 100 साल पहले कि फ़िल्म में काम करना एक ऐसी युवती के लिए कि जो एक अच्छे बहुत बड़े परिवार से आती है। आपके दर्शकों के लिए बता दूं कि वो रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं, उनकी जो है ग्रेट ग्रैंड नीस थी। यानी कि उनकी जो बड़ी बहन थी, उनकी बड़ी बहन की बेटी थी ये देविका रानी। और इनके जो जो फादर थे, जो देविका रानी के, मनमथ नाथ चौधरी, उस ज़माने में मद्रास प्रेसिडेंसी में चीफ सर्जन थे, मद्रास प्रेसिडेंसी के। तो काफ़ी पढ़े लिखे और अच्छे परिवार से आती थी। और इनकी पढ़ाई लिखाई शुरुआत की जो है लंदन में हुई। शुरू से ही अच्छे से इनको पढ़ाई लिखाई का, स्कूलिंग का मौका मिला। उसके बाद वो तय करती हैं कि जैसे जनरली होता है ना कि कोई पढ़ रहा है उस ज़माने में, तो पढ़ के या तो किसी अच्छे परिवार में शादी हो जाएगी, बड़े फैमिली में जिस स्टेटस के वो हैं, या फिर कोई पढ़ लिख करके कोई जॉब में डॉक्टर बनेगा, प्रोफेसर्स बनेगा, या पॉलिटिक्स में जनरली जाता था, ऐसा होता था। लेकिन उन्होंने ये तय किया कि उन्हें फ़िल्म में काम करना है। उस चीज़ से कई सारी चीज़ें, हालांकि इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। कहा जाता है कि उन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स, जो लंदन में है, जो बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है, राडा बोला जाता है शॉर्ट में जिसको, कि वहाँ से भी उन्होंने पढ़ाई किया था। लेकिन इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है इस बात का। जैसा कि किशोर देसाई अपने बुक, जो देविका रानी पे एकमात्र एक प्रमाणिक बुक आप कह सकते हैं, द लॉन्गेस्ट किस, ठीक है, उसमें जो है उन्होंने कहा है कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। हालांकि बहुत सारे इवन कि न्यूज़पेपर्स में, बहुत सारे इंटरनेट पे आप सर्च करेंगे, या बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं कि जिनमें इस बात की चर्चा की जाती है कि वो राडा से पढ़ी थी। तो खैर ये तो एक अलग बात है। लेकिन उस ज़माने में वो तय करती हैं कि वो फिल्मों में काम करेंगी, और फिल्मों में उन्होंने ऐसे ऐसे किरदार निभाए जो एक समाज में जो एक भेदभाव था, जो ऊंच नीच का जो भेदभाव था, जो जो कास्ट का भेदभाव था, जो हायरार्की था, उसको चुनौती देती हुई फिल्में, या उस कमियों को सिनेमा के पर्दे पे दिखाती हुई, बोलते हैं जैसे कि सिनेमा एक मिरर होता है समाज का, उसको दिखाती हुई। जैसे उनकी फिल्म थी अछूत कन्या, ठीक है, उसमें एक कास्ट डिफरेंस को दिखाया गया है। तो इस तरह की उन्होंने फिल्में की, ठीक है। और उसके अलावा वो जाकर के बाद में प्रोड्यूसर बनती हैं, फिल्में प्रोड्यूस करती हैं, एक बड़े से ऑर्गेनाइजेशन के स्टूडियो को हेड करती है। तो ये अपने आप में एक रेयर चीज़ थी। आज भी हमारा जो है हिंदी सिनेमा या भारतीय सिनेमा बोल ले, अलग अलग भाषाओं में, आज भी आप एक भी ऐसा कोई बहुत बड़ा स्टूडियो या बहुत बड़ी फिल्म कंपनी आप नहीं दिखा सकती जहाँ में जिसका कोई फुल फ्लेज ऑनर या डायरेक्टर कोई महिला हो। लेकिन आज से 100 साल पहले जो हिमांशु राय, जो उनके पहले पति थे, हिमांशु राय, मतलब कि एक पायनीर कहा जाए हिमांशु राय को, उन दोनों ने मिलके जो स्टूडियो बनाया था बाद में, जिसको देविका रानी हेड करती हैं, और
उस स्टूडियो ने उस ज़माने में कर्मा जैसी फ़िल्म बनाई, कर्म, जो इंटरनेशनल लेवल पे रिलीज़ हुई थी, जिसके लिए लंदन के जितने न्यूज़पेपर थे, जो इंटरनेशनल लेवल के न्यूज़पेपर थे, वो उनको प्रेज़ करते हैं, ठीक है? उस तो इस तरह की चीज़ें उस ज़माने में की गई थी, तो इसीलिए देविका रानी एक का जो है एक व्यक्तित्व बहुत विशाल था। ये तो बात है। और जैसा कि आपने भी बताया कि देविका रानी को प्राइमरीली उनके द लॉन्गेस्ट किस के लिए, सो कॉल्ड लॉन्गेस्ट किस के लिए जाना जाता है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये भारतीय सिनेमा के इतिहास में अन्याय नहीं है कि एक इतनी बड़ी हस्ती जिन्होंने फिल्म स्टूडियो भी चलाया, उनके साथ ये अन्याय नहीं है कि उस नायिका को सिर्फ एक दृश्य तक सीमित करके रख दिया गया? ये बायसनेस जो है, आप अगर समाज के इतिहास को खंगालें, सिर्फ मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया के इतिहास को खंगालें तो महिलाओं के प्रति जो है, ये तो आपको दिखेगा हर जगह। आप सिनेमा के विषय से थोड़ा इतर आपको उदाहरण के तौर पे मैं समझाऊँ, तो आपको पता है वुमेन राइट्स के लिए सुफ्राजेट मूवमेंट जो शुरू हुआ था, सुफ्राजेट मूवमेंट बहुत ही यूजी लेवल पे डीयू वगैरह में पढ़ाया जाता है कि कितना मुश्किल प्रोटेस्ट हुआ था उस ज़माने में। कि जैसे हमारे यहाँ जो भगत सिंह या फिर राजगुरु जो क्रांतिकारी थे, जब वो हड़ताल पे, भूख हड़ताल पे थे जेल में, तो उनको जैसे पाइप से फीड किया जाता था ज़बरदस्ती, उसी तरीके से जो है उस ज़माने में जो है अ, अ, जो महिलाएं जो प्रोटेस्ट कर रही थी अपनी राइट्स के लिए, उनके साथ वो तरीका इस्तेमाल किया गया था पाइप से खाना देने का, क्योंकि वो भूख हड़ताल पे बैठी थी। लेकिन उससे भी पहले जो 1848 में जो सेनेका फॉल्स में, न्यूयॉर्क में एक जगह है सेनेका फॉल्स, वहाँ पे वुमेन राइट्स को लेके पहला आंदोलन होता है। तो वो महिलाओं को इक्वालिटी को लेके जो एक फाइट करना पड़ा या उनके प्रति जो एक बायसनेस रहा, वो तो हर फील्ड में दिखता है, ये सिर्फ सिनेमा की बात नहीं है। और ये वाकई दुर्भाग्य की बात है कि देविका रानी को सिर्फ 2 मिनट, जो 1.5 मिनट का जो एक दृश्य है, कर्म मूवी, जिसके लिए उनको काफ़ी तारीफें मिली थी, हिमांशु रॉय और देविका रानी के साथ में पहला स्क्रीन अपीयरेंस था वो, कर्मा जो एक फिल्म थी, जो हिंदी अंग्रेजी दोनों में बनी थी फिल्में और इंटरनेशनल लेवल पे रिलीज हुई थी, उसका स्क्रीनिंग लंदन में हुआ था। तो देविका रानी को एक सीन तक सीमित कर दिया गया, लेकिन लोगों को पता होना चाहिए कि ये वो देविका रानी है जिन्होंने जो हिंदी सिनेमा का जो जिनको अभिनय सम्राट बोला जाता है, दिलीप कुमार, ठीक है, जो राज कपूर, ऐसे लोगों को उन्होंने मौका दिया था। जब देविका रानी बॉम्बे टॉकीज की जब वो स्टूडियो की डायरेक्टर थी, जब चेयरपर्सन थी, तो उन्होंने सर्वे सर्वा थी, मान के चलिए कि उस समय उन्होंने दिलीप कुमार को मौका दिया था। उस समय उन्होंने राजकुमार को मौका दिया था, सॉरी, राज कपूर साहब को। राज कपूर साहब क्लैब बॉय के रूप में काम करते थे उनकी फिल्मों में। उनको बाद में एक छोटी सी भूमिका देविका रानी जी ने दी थी, जो शायद देविका रानी जी की आखिरी फिल्म थी, हमारी बात। आई थिंक 1943 में या 45 में वो फिल्म रिलीज हुई थी, ठीक है। तो वो ये देविका रानी है कि आज दुनिया राज कपूर की बात करती है, दिलीप कुमार की बात करती है। मैंने कहीं पर पढ़ा था कि दिलीप कुमार को यूसुफ खान से नाम दिलीप कुमार करने की भी देविका रानी, ये सजेशन देविका देविका रानी जी का था। उसमें 2 कहानियां, दिलीप कुमार साहब की अभी बायोग्राफी 2013 में रिलीज हुई थी, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। तो उसमें भी उन्होंने इस चीज़ के बारे में बात किया हुआ है। लेकिन दिलीप कुमार साहब से जब पूछा गया कि एक इंटरव्यू में, एक पुराना इंटरव्यू है 90s का, कि आपका नाम यूसुफ था, यूसुफ से दिलीप कुमार कैसे पड़ा, तो उन्होंने कहा कि जी ऐसा था कि वही जो देविका रानी के साथ था कि टैगोर फैमिली से जुड़ी हुई हैं, इतनी बड़ी जमींदार फैमिली से आती हैं, इतनी कुलीन परिवार से आती हैं। वही चीज़, हालांकि ये था कि देविका रानी को उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा कि स्क्रीन पे आने के लिए, लेकिन दिलीप कुमार, एक आर्ग्यूमेंट ये है कि उन्होंने अपने जो फैमिली हिस्ट्री रही है उस पे बहुत कैपिटलाइज किया। वो आर्ग्यूमेंट तो वो नहीं भी करती तो भी मीडिया जोर ही देता। लेकिन जहाँ तक दिलीप कुमार साहब की मैं बात करूँ, उनका नाम कैसे पड़ा, तो दिलीप कुमार साहब भी कोई फैमिली उनका बहुत सपोर्टिव नहीं था, क्योंकि दिलीप कुमार पेशावर से आते हैं, और पेशावर में से आपको पता है कि एक और महान हस्ती बिलोंग करते हैं, पृथ्वीराज कपूर जी। पृथ्वीराज कपूर जी के फादर और दिलीप कुमार साहब के फादर दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते थे, और दोनों वहाँ के बड़े, मतलब कि बड़े फैमिली थे। तो जो इनका दिलीप कुमार साहब के फादर नहीं चाहते थे कि ये बेटा कभी फिल्मों की तरफ जाए, लेकिन इनका इंटरेस्ट था, ये आए जब बॉम्बे, तो इन्होंने काम करना चाहा, इनको मौका मिला, तो नाम के लिए हुआ, तो बोला कि देखिए मेरा असली नाम मत रखिए जो यूसुफ नाम है, उसके अलावा कुछ भी नाम रख दीजिए स्क्रीन पे। तो देविका रानी जी ने दिलीप नाम सजेस्ट किया था। ये कहानी है उसकी।
अगर हम देविका रानी की निजी जिंदगी की बात करें तो कहा जाता है कि पर्दे पर देविका रानी जितनी निर्भीक थी, निजी जिंदगी उनका उतना ही संघर्षपूर्ण रहा। हिमांशु राय से शादी, उस शादी का टूटना, दूसरी शादी, घरेलू हिंसा, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो उनकी निजी जिंदगी को प्रभावित करते रहे। तो आपकी इस पर क्या राय है? ये वाकई ये सही बात है। देविका रानी जी जब स्कूल में थी, उनको उनको स्कूलिंग के लिए ही भेज दिया गया था लंदन। जो स्कूल में थी, तो उस समय जो है, उस समय ये दौर उनका आपको स्कूल के टाइम से ये इसका ट्रेस मिल जाएगा आपको कि स्कूल की में जो बोर्डिंग स्कूल में जहाँ पे थी वो, तो एक बार उन्होंने मेस में 2 अंडा एक्स्ट्रा माँगा। मतलब उसमें ये होता था कि जितना खाना दिया गया खा लो, तो उन्होंने 2 एक्स्ट्रा एग माँगा कि मुझे और चाहिए 2। तो उसको लेकर के जो वार्डन थे वहाँ के, जो जैसा कि किशोर देसाई अपने उनकी बायोग्राफी में लिखती है कि उनको बंद कर दिया जाता है कमरे में, सजा दिया जाता है कुछ समय के लिए कि तुम इस कमरे में बंद रहोगे। तो देविका रानी जी बजाय इसका वो करने के, वो सोचती हैं बाद में कि जैसे उनकी चिट्ठियों से जो उन्होंने अपने दूसरे हस्बैंड मशहूर पेंटर स्वेतस्लाव रोडिक को जो उन्होंने लिखा हुआ है, उनकी जो चिट्ठियाँ हैं, लेटर्स हैं, उससे जो पता चलते हैं कि उसमें उन्होंने ये बताया हुआ है कि मैंने सोचा कि बजाय प्रोटेस्ट करने की, दोबारा ऐसा करने की कि मेरा जो मन होगा मैं करूँगा, मैं एक इंडियन वुमेन हूँ, मुझे इंडिया की महिलाओं का जो पोर्ट्रेल है एक शालीन रूप में दिखाया जाता है, तो मैं अपने आप को स्ट्रांग बनाऊंगी, मैं ऐसे क्राइंग बेबी नहीं बनूंगी, मैं स्ट्रांग बनाऊंगी, एक स्ट्रांग वुमेन के रूप में अपने आप को प्रेजेंट करूंगा। वही चीज़ बाद में भी, हालांकि ये कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं है कि आप एक तरह से आप अपने आप को पेन बर्दाश्त कर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि अगर वो बोलती भी तो उनको लगा कि शायद मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जो हिमांशु राय के साथ जो उनकी क्रिएटिव जर्नी शुरू होती है, जिनसे वो पहली बार 1923 में मिलती है, कहाँ मिलती हैं वो भी इंटरेस्टिंग है। निरंजन पाल, निरंजन पाल कौन? बिपिन चंद्र पाल, जो हमारे मशहूर महान क्रांतिकारी बिपिन चंद्र पाल, उनके बेटे थे निरंजन पाल। वो लेखक भी है, उनकी बायोग्राफी बड़ी फेमस है, सच इज लाइफ। ठीक है, और बाद में उन्होंने हिंदी फिल्मों में भी स्क्रिप्ट राइटर का काम किया। तो निरंजन पाल जी स्क्रिप्ट लिखते थे, ड्रामा जो होता था उस समय, थिएटर्स जो होता था साइलेंट फिल्मों के, जैसे उनकी उनकी 2 स्क्रीन प्ले पे बहुत अच्छी फिल्में बनी है राइटिंग्स पे। एक तो लाइट ऑफ एशिया पे जो है एक बना साइलेंट फिल्म बनी थी, एक सिराज बनी थी, वो भी उन्होंने ही लिखा था, वो साइलेंट फिल्में थी, जिसको मशहूर उस जमाने के जर्मन डायरेक्टर फ्रांज ऑस्टेन जो है उसको डायरेक्ट करते हैं। तो जो जो हिमांशु राय से उनकी 1923 में मुलाकात होती है, फिर उनकी पर्सनैलिटी के प्रति, उनके उनके क्रिएटिवनेस के प्रति वो आकर्षित होती है, और फिल्मों में देविका रानी का एक्चुअली जो जुड़ाव होता है, इसका क्रेडिट हमेशा वो हिमांशु को देती है कि हिमांशु राय की वजह से वो फिल्मों की तरफ आकर्षित होती हैं। और हिमांशु राय बाद में उनको जर्मनी ले जाते हैं, वहाँ पे वो ट्रेनिंग लेती हैं, सेट डिज़ाइन का काम सीखती हैं, स्क्रीन प्ले का काम सीखती हैं, जो भी एक फिल्म से जुड़े लोगों को सीखना चाहिए वो सीखती हैं। तो कहीं ना कहीं जब उनकी 1929 में शादी होती है, और फिर जो 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 कॉन्फ्लिक्ट होता है पर्सनल लाइफ में, ये लेटर्स से बाद में रिवील होता है, तो कहीं ना कहीं वो बोलती हैं कि शी वॉज वेरी ग्रेटफुल टू हिमांशु कि फिल्म लाइन में वो आई, उनको जो सफलता, उनको जो नाम पहचान मिला, कि कर्म फिल्म का स्क्रीनिंग के बाद लोग उनको हॉलीवुड के मशहूर एक्ट्रेस से कंपेयर कर रहे थे, यहाँ तक कहा जाता है कि उनको हॉलीवुड फिल्मों के ऑफर्स मिलते थे। ठीक है, तो उन्होंने उस चीज़ को जो है कहीं ना कहीं रखा, कि उन्होंने उस दर्द को सहा, कि मतलब कि डायरेक्ट प्रोटेस्ट नहीं किया। आपने जैसा बताया कि देविका रानी ना सिर्फ उन्होंने अभिनय किया बल्कि वो बॉम्बे टॉकीज फिल्म स्टूडियो की सह निर्माता भी थी। तो ऐसे में क्या आप मानते हैं कि वो वाकई में फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा थी, और एक स्त्री के तौर पर उन्होंने ही भारतीय सिनेमा में वुमेन एम्पावरमेंट का बीज बोया था? हाँ, कहा जा सकता है ऐसा, बिल्कुल इसके प्रमाण हैं, इसके प्रमाण हैं, इसके यही सबसे पहले तो यही प्रमाण है, जैसे मैंने बोला कि पहले फिल्मों में जनरली बोला जाता था कि जो 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 कर्टिसन्स हैं, जो देवदासी फैमिली से आती हैं, ठीक है, उसी तरह के परिवार से जो लोग आते हैं, जिनका प्रोफेशन था नाचने का या गाने का, वही लोग फिल्मों में काम करते थे, ऐसा खास करके वुमेन जो थे। और आपको पता है कि उससे पहले फिल्मों में जो जो पुरुष जो होते थे अभिनेता, वही अभिनेत्री का भी किरदार निभाते थे, क्योंकि जनरली महिलाएं फिल्मों के लिए आगे नहीं आती थी। लेकिन जब वो आना भी शुरू हुई, तो जनरली जो साइलेंट फिल्मों में, तो जनरली नॉर्मल फैमिली से, या फिर कोई जो जो मैंने बोला ना, जिनका प्रोफेशन होता था नाचने गाने का, वो आते थे। देविका रानी जैसे लोग जिन्होंने एक शोल्डर प्रोवाइड करवाया,
शोल्डर प्रोवाइड करवाया किसके लिए, कि जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो आने वाले जो लोग हैं, जो ऐसे आप देखते हैं कि आजकल एक से एक अच्छे से अच्छे परिवार से लोग फिल्मों में आते हैं। पुरुष उस समय आने लगे थे, दिलीप साहब आ गए थे, पृथ्वीराज कपूर जी आ गए थे, ऐसे करके धीरे धीरे देवानंद साहब आ गए थे। तो धीरे धीरे पुरुष अच्छे अच्छे फैमिली से लोग आ रहे थे, जो जिसको सो कॉल्ड कुलीन फैमिली बोला जाता है, एक समाज में जो एक हायरार्की है। लेकिन जो स्त्री कैरेक्टर के लिए एक मतलब कि एक अच्छे परिवार से, सो कॉल्ड कुलीन फैमिली से लोग नहीं आते थे, तो पहले तो उन्होंने वो बैरियर तोड़ा, पहला बाधा उन्होंने वो तोड़ा। और दूसरा बाधा ये था कि उन्होंने जो किरदार निभाए, जैसे मैंने कहा कि अछूत कन्या में जो उन्होंने भूमिका निभाई, या दुर्गा मूवी जो में जो उन्होंने एक रिबेलियस किरदार निभाया, तो जो फिल्मों में उन्होंने एक सोशल इशू को दिखाया कि जो समाज में चल रहा है, कि जो समाज में डिफरेंसेस है, जो समाज में कास्ट को लेकर के इकोनॉमिक डिफरेंसेस जो है, उन किरदारों को उन्होंने निभाए। और एक बात ये भी है आपको बता दूं कि हालांकि उसका क्रेडिट जो है फिल्म में नहीं दिया गया, लेकिन ये उनके लेटर से रिवील होता है, उन्होंने खुद लिखा कि उन्होंने यहाँ तक स्क्रीन प्ले, कर्म जो फिल्म थी उसका स्क्रीन प्ले तक लिखा, कई सारी फिल्मों का उन्होंने स्क्रीन प्ले तक लिखा है। सेट डिज़ाइन करती थी वो, जो हिमांशु राय जी की जो फिल्में होती थी, जो उनके हस्बैंड थे हिमांशु राय, जो बॉम्बे टॉकीज फिल्में प्रोड्यूस करता था, कई सारी फिल्मों की सेट डिज़ाइन वो खुद करती थी, जो शूट होता था। तो एक मतलब ऑलराउंडर टाइप की थी वो, अच्छी पढ़ी लिखी महिला जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकती है, हिंदी पे ही उसका उतना पकड़ है, बंगाली भी बोल सकती है, जो कि एक तरह से मल्टीलिंगुअल है, जिसको एक पूरी दुनिया जिसने देखी हुई है, घूमी हुई है उस समय, एक इंटरनेशनल एक्सपोजर था उनको, जर्मनी देखा हुआ है, यूके देखा हुआ है, यूएस गई हुई हैं, और मतलब इंटरनेशनल लेवल के लोगों से उनकी जान पहचान है। इंडिया में जो जो हमारे जो जो पॉलिटिक्स में जो बुद्धिजीवी थे, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनसे उनका काफ़ी घनिष्ठ जो है उनका नज़दीकी था, उनका उनके परिवार का, उनसे भी उनकी बातचीत होते रहते थे। पंडित नेहरू जी उनके तारीफ में कसीदे बनते थे, वो कि मतलब कि उनसे खूबसूरत जो है महिला फिल्म इंडस्ट्री में आज तक नहीं है, उनकी खूबसूरती की काफ़ी तारीफ होती है। लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता है कि उनको ये खूबसूरत बोल करके कई बार उनको एक एक खाँचे में बाँधा जाता है। लेकिन देविका रानी उससे कहीं आगे थी, कि सोचिए कि 100 साल पहले एक वुमन एक स्टूडियो चलवा रही है, एक ऐसी फ़िल्में कर रही है, एक डेयरिंग काम कर रही है, कि जो एक रेयर है, मतलब कि तो मुझे लगता है कहीं न कहीं देविका रानी की लेगेसी बहुत बड़ी है। जहाँ तक आपकी बातों से समझ आ रहा है कि देविका रानी ने ना सिर्फ अपने मूवीज में बोल्ड कैरेक्टर्स प्ले किए, वो एक्चुअली में काफी बोल्ड थी। बावजूद इसके, डिस्पाइट इतनी सफलता की सीढ़ियां उन्होंने चढ़ी, पब्लिक मेमोरी से वो लगभग विस्मृत हो चुकी है। तो इसके क्या कारण आपको दिखते हैं? वो तो देखिए, वो तो एक इनजस्टिस जो बोलते हैं ना, वो तो है एक। और ये सिर्फ देविका रानी जी की बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं फिल्म क्षेत्र के, बाकी क्षेत्रों के, जिनको एक टाइम के बाद लगता है कि वो आउटडेटेड हो गए, आर्काइव्स में कहीं उनकी बातें पड़ी हुई है। किश्वर देसाई, जो देविका रानी पे एकमात्र बायोग्राफी जो लिखी गई है, वो भी कैसी लिखी गई, वो अपने एक बुक के लिए सर्च कर रही थी, किसी और बुक के लिए, तो फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया में जब वो थी, तो वहीं पे उनको, वो उसमें आर्काइव्स में उनको फ्लोर पे कुछ रील्स गिरी हुई मिली। वो रील्स बॉम्बे टॉकीज की फिल्मों की थी, हिमांशु राय और देविका रानी ने जिसमें काम किया था, तो उन्होंने उसको देखा, तो उनको पता चला, उन्होंने और थोड़ा सर्च किया, तो उनको पता चला, तो फिर उनका इंटरेस्ट जगा कि हम इसके बारे में लिखते हैं। नहीं तो उससे पहले वो भी बहुत नहीं जानती थी उनके बारे में। हाँ, एक नाम था, जो पढ़े लिखे थोड़े इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो कुछ किताबें पढ़ते, उनको पता था कि देविका रानी एक अभिनेत्री थी, जो ब्लैक एंड व्हाइट ज़माने में, आज़ादी से पहले जिन्होंने काम किया था, ठीक है, ये चीज़ें पता थी। तो कहीं न कहीं क्योंकि चर्चा होना उस पे बंद हो गया, और कहीं न कहीं उसमें एक कारण ये भी रहा कि हिमांशु राय जी के डेथ के बाद 1940 में देविका रानी बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो को लीड करती हैं, और बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो वो था कि जिसने अशोक कुमार, दिलीप कुमार, राज कपूर जैसे लोगों को मौका दिया था, और बॉम्बे टॉकीज में चमन लाल चीतलवाद जैसे लोग जुड़े हुए थे, इतने बड़े बड़े लोग जुड़े हुए थे, उसमें सर रिचर्ड टेम्पल जैसे लोग जुड़े हुए थे। मतलब कि एक पुरुषों से घिरा हुआ क्लब था, जो बॉम्बे टॉकीज का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड था, उसको वो लीड कर रही थी, तो कहीं ना कहीं उनको वहाँ सपोर्ट नहीं मिल रहा था। उनको लग रहा था कि कुछ लोग नहीं चाहते वो वहाँ पे रहे। और बाद में दूसरी चीज़ कि जो लोग जो 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 एक फर्स्ट फिल्म ऑफ जो बॉलीवुड बोला जाता है, मुखर्जी फैमिली, जो शशिधर मुखर्जी, जो काजोल जो हमारी मशहूर अभिनेत्री हैं, उनके ग्रैंड फादर शशिधर मुखर्जी और जॉय मुखर्जी के फादर, जिन्होंने फिल्मालय स्टूडियो बनाया था,
ठीक है, शशधर मुखर्जी। तो कहीं न कहीं शशधर मुखर्जी वहाँ पे वो टेक्नीशियन थे, साउंड डिज़ाइनिंग ये सब काम करते थे शशधर मुखर्जी वहाँ पे। तो उन्होंने फिर अलग होने का बॉम्बे टॉकीज़ से फैसला किया और बॉम्बे टॉकीज़ के जो लीड अभिनेता का रोल निभाते थे अशोक कुमार जी उनके साले थे शशधर मुखर्जी के। तो वो दोनों निकल गए, कुछ और कलाकार टेक्नीशियंस निकल गए। तो कहीं न कहीं बॉम्बे स्टूडियो थोड़ा वीक हो गया और जो लोग बोर्ड में थे, उनसे उनको कोऑपरेशन नहीं मिल रहा था। तो आखिर में और कुछ फ़िल्में भी फ्लॉप्स हो गई। तो आखिर में उन्होंने थक के अपना सारा शेयर बेच दिया और उन्होंने फिर दूसरी शादी जो करते हैं स्वेतस्लाव रोरिक से, जो मशहूर रशियन पेंटर हेनरी निकोलस रॉरिक के बेटे थे और खुद भी बहुत बड़े पेंटर थे और एक वो अलूफ सेक्लूडेड लाइफ जीती हैं। पहले तो हिमाचल में कुल्लू में, बाद में वहाँ पे बंगलुरु में, जो उनका एस्टेट है, जो बाद में गवर्नमेंट एक्वायर कर लेता है सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर के बाद, जो 468 एकड़ का टोटल एस्टेट है जो उन्होंने खरीदा, उसी में उन्होंने पूरी ज़िंदगी बिताई। तो कहीं न कहीं खुद वो भी इस ग्लैमर की दुनिया से दूर हो गई। अपीयर होती हैं पब्लिक स्पेस में जब उनको पद्मश्री दिया जाता है 1958 में, या फिर जो दादा साहब फाल्के अवार्ड जब बना, तो पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड देविका रानी जी को ही दिया जाता है। तो कहीं न कहीं बिल्कुल इस चकाचौंध से वो दूर हो गई और बाद में उनके लेटर्स से, उनके राइटिंग से रिवील होता है कि कहीं न कहीं उनको लगता था कि वो यही लाइफ़ चाहती थी, एक पीसफुल लाइफ़ चाहती थी। तो खुद भी कहीं न कहीं वो अलग हो गईं और जहाँ तक होता है कि आने वाली पीढ़ियों ने भुला दिया, तो उसमें तो हमारे यहाँ तो एक ट्रेडिशन है कि बायोग्राफ़ी लिखने का ट्रेडिशन कम है हमारे यहाँ। एक अच्छी बायोग्राफ़ी, अच्छी पर्सनैलिटी के ऊपर। तो कहीं न कहीं उस चीज़ का वो शिकार रही हैं। राघव, आज के दौर में जब कंटेंट क्रिएटर्स अपनी विजिबिलिटी खोज रहे हैं, तो हमें दो संस्कृतियों के बीच एक टकराव दिख रहा है। देविका रानी जैसे इतिहास के पन्नों में सिमट के रह गई है, तो हम ये देख पा रहे हैं कि एक ऐतिहासिक मेमोरी और दूसरी वायरल संस्कृति, इनके बीच एक टकराव है। उस पर आपकी क्या राय है? और आने वाले समय में हम अपने पुराने कलाकारों को उनकी प्रासंगिकता कैसे बनाए रखें, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए क्या है कि वो कहा जाता है कि जो अपना इतिहास भूल जाते हैं, वो दोबारा उसको जो है, जो वही गलतियाँ करते हैं जो इतिहास में हुई हैं। तो कहीं न कहीं हर किसी को अपनी लेगेसी ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि लेगेसीज़ वो होती हैं जिससे आपको अच्छा करने का भी इंस्पिरेशन मिलता है और क्या पहले हुआ, क्या मिस्टेक्स हुआ, वो नहीं करने का भी इंस्पिरेशन मिलता है। तो जो देविका रानी के टाइम में या उन उन वो जिस तरह की फ़िल्मों में वो अपीयर हुईं, जिस तरह के सब्जेक्ट को उन्होंने टच किया और ब्रिटिश टाइम में, आज भी कोई सेंसिटिव इश्यू होता है, पॉलिटिकल इश्यू होता है, सोशल इश्यू होता है, उसको लेकर के कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं अलग-अलग दल के लोग। अगर अलग-अलग राजनीतिक दल के लोग नहीं भी खड़े होते हैं, तो समाज में जो सो कॉल्ड सिविल सोसाइटी के नाम पे जो ऑर्गेनाइज़ेशन चल रहा है, जो अपने आप को सिविल सोसाइटी बोलता है कि हम वी आर द स्पोक्स पर्सन ऑफ पीपल इन सोसाइटी। ऐसे संगठन के लोग खड़े हो जाते हैं कि एक फ़िल्म हमारी भावनाओं को आहत कर रहा है। तो इस तरह की चीज़ें जब हो रही है, तो उस समय उन्होंने ये किया। तो वो ज़रूरी है कि लेगेसी याद रखा जाए और जो वायरल संस्कृति है, वो वायरल अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ें वायरल होनी चाहिए। लेकिन एक जो वो होता है ना, एक जो टॉक्सिकनेस हो गया है कि आप रील्स देख रहे हैं, एक तरह के मतलब नॉनसेंसिकल चीज़ें चल रही है, आप उसी को देख रहे हैं, उसी को बढ़ा रहे हैं। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जो वायरल संस्कृति है, वायरल संस्कृति में अच्छी चीज़ें वायरल हो, इस चीज़ की ज़िम्मेदारी उन लोगों की ज़्यादा है, जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं एक पर्टिकुलर फ़ील्ड में। चाहे वो सिनेमा का फ़ील्ड हो, चाहे वो पढ़ाई-लिखाई का फ़ील्ड हो, चाहे कोई भी फ़ील्ड हो। एक पर्टिकुलर फ़ील्ड में कोई जो व्यक्ति एस्टैब्लिश है, उनको ये सोचना चाहिए कि हम कैसे जो है ये अपनी लेगेसी अपनी आने वाली पीढ़ी को बताएँ कि जो अच्छी लेगेसी है उसको याद रखो। नहीं तो क्या होगा, जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश है, अगर वो भी इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, तो कल को फिर उनको भी भुला दिया जाएगा। और जिसको अपना इतिहास नहीं पता होता है, तो वो तो बिना जो है एक बोलते हैं ना कि आप अंतरिक्ष में भटकते रहेंगे इधर से उधर। आपको पता ही नहीं, आपको आप अपने क्या है, ये इतिहास नहीं है, जड़ है। जो हिंदी सिनेमा के जो प्रेमी हैं, जो हिंदी सिनेमा पे जो पढ़ाई करने वाले लोग हैं, जो संस्थान हैं, जो पढ़ाते हैं, उनको कम से कम वो दुनिया भर की फ्रेंच फ़िल्में, जर्मन फ़िल्में हैं, ऑस्ट्रेलियन फ़िल्में, स्पेनिश फ़िल्में दिखाते हैं, वर्ल्ड सिनेमा दिखाते हैं। चाहे वो एफटीआईआई हो, चाहे वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा हो, हालाँकि यहाँ पे थिएटर का ट्रेनिंग ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी जो फ़िल्में दिखाई जाती हैं, तो मेरा कहने का मतलब है कि जो सरकार में जो लोग शामिल हैं, उनको भी एक स्टेप लेना चाहिए कि आप सोचिए कि उस ज़माने में
जो टेक्नीशियन जो काम कर रहे थे इनके साथ, वो इंटरनेशनल लेवल के टेक्नीशियंस थे। इंटरनेशनल लेवल के टेक्नीशियंस थे जिन्होंने कई सारी इंटरनेशनल लेवल की फिल्मों में काम किया हुआ है। वो लोग काम करते, जैसे मैंने फ्रांज ऑस्टैन का नाम लिया, वैसे ही कैमरामैन थे जोसेफ वॉर्सिंग, जर्मनी के, वो थे। उन्होंने लगभग 17 हिंदी फिल्मों को शूट किया और कई सारी इंटरनेशनल लेवल की फिल्मों को उन्होंने शूट किया हुआ था। तो कहने का मतलब जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज लोग हैं, हालांकि बाद में इंटरनेशनल आर्टिस्ट कम हो जाते हैं हिंदी फिल्मों में, कब? जब वर्ल्ड वार 2 शुरू हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे जर्मन लोग जो होते हैं, जो खास करके ज्यू कम्युनिटी के लोग होते हैं, उनको बैन कर दिया जाता है। तो लोगों को बताना चाहिए कि जो हम आज बोलते हैं ना कि इंटरनेशनल लेवल पे किसी फिल्म को ऑस्कर में नॉमिनेट किया गया, कोई फाइनल राउंड में पहुंच गए, या फिर अभी जो फिल्म आई थी, ये राजा मौली जी की फिल्म जो आई थी अभी, इस पे नाटू नाटू जो गाना है उसमें, नाचो नाचो हिंदी, उस गाने को ऑस्कर मिल गया। तो लोगों को पता, RRR, ट्रिपल आर का, लोगों को पता चलना चाहिए कि उस जमाने में इंटरनेशनल लेवल पे ऑलरेडी देविका रानी और हिमांशु राय का चर्चा होता था। ये आप पूछिए, किसी को नहीं पता है। तो लोगों को जब हम फिल्म की थ्योरी पढ़ाते हैं तो फिल्म की थोड़ी हिस्ट्री भी पढ़ानी चाहिए अच्छे से। और हिस्ट्री ये नहीं कि आज़ादी के बाद, आज़ादी से पूर्व का इतिहास बताइए लोगों को, कि क्योंकि जो लोग आज नहीं कर रहे हैं, जो ऑलरेडी स्टैब्लिश हैं, कहीं ना कहीं कल फिर उनको भी भुला दिया जाएगा और एक बिना डोर का फिर समाज बन जाएगा। खास करके सिनेमा की फील्ड की बात करूँ तो लोगों को एक प्राउड होना चाहिए अपने कल्चर में, अपनी लेगेसी में, वो जरूरी है। ये था हमारा देविका रानी पर आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ कमेंट करिए कि आप सिनेमा हिस्ट्री के किस एस्पेक्ट पर और वीडियोस चाहते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।